रिवीजन किए हैं? हाँ, आज इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, थोड़ा समय इसमें ज्यादा लगेगा। वेसल रखिए या कंटेनर। अरे क्या नहीं आया? तो मोबाइल ओपन कर रहे हो क्या? नहीं करो, उसके चक्कर मत रहो, वो ग्रेविटेशन का नियम बदल देगी, तुम फंस जाओगे। ठीक है, उसके चक्कर में जो भी रहा है आज देखिए कहाँ है वो, या तो हॉस्पिटल या फिर इस समाज से निष्कासित। ठीक है, और इसका क्रेडिट ये कभी लेती भी नहीं है, बोलते ही नहीं ये सब छोटा मोटा क्रेडिट क्यों लें हम। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेडिंग दीजिए प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस ऑन कंटेनर। जो कंटेनर पर आइडियल गैस प्रेशर लगाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां से वीआरएमएस हम लोग स्टडी करेंगे। वीआरएस समझते हैं आप लोग? वीआरएमएस एक क्वेश्चन आया था ना, पहले वाला सीट में था, यहां से हम लोग उसको निकालेंगे। वीआरएस मतलब आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मतलब एक एक इंडिविजुअल पार्टिकल का एवरेज क्या वेलोसिटी होगा उसको हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान रखिएगा, दो तीन कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम लोग। एजम्पशंस में आइडियल गैस के लिए भी पढ़े हैं कि इसमें हम लोग मोशन पार्टिकल के जो हमारा गैस का पार्टिकल होगा उसके मोशन को हम लोग ट्रांसलेशन मोशन मानेंगे, रोटेशनल इफेक्ट को नहीं मानेंगे, या कहीं थोड़ा होगा भी। मान लीजिए मॉलिक्यूल टकराया, टकराने के बाद टर्न कर गया, ऐसा होता है ना। आप लोग कभी आज तक जीवन में कभी ऐसा मौका मिला है, मतलब कैरम खेलने का? बिलियर्ड्स तो खेले नहीं होंगे, कैरम खेलने का? ठीक है, जैसा आपको देख के लगता है बिलियर्ड्स नहीं खेले होंगे, कैरम खेले होंगे। तो कैरम में क्या होता है कि यदि एक मान लीजिए एक मतलब एक स्ट्राइकर होता है, स्ट्राइकर से हिट करते हैं एक गोटी पर आप, मान लीजिए कुछ एंगल पर ऑब्लिक कॉलिजन होता है तो वो रोटेट करता भी है, ट्रांसलेट भी करता है, रोटेट भी करता है। तो रोटेशन के इफेक्ट को हम लोग इग्नोर करेंगे, मतलब हेड ऑन कॉलिजन हो रहा है और रोटेशन नहीं आ रहा है, मतलब पार्टिकल ट्रांसलेट करके वॉल पे टकरा रहा है, रिटर्न बैक हो रहा है। और आइडियल कंडीशन है तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, मतलब बॉल आया, टकराया, जिस स्पीड से टकराया उतनी ही स्पीड से वो रिटर्न बैक हो गया। इसमें एक टर्म आता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या सुना है ये टर्म आपने? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या बोलता है? ई। याद कीजिए, आज से 3000 साल पहले हम लोग ने पढ़ा था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। यदि ई का वैल्यू परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए क्या था, और जो पार्शियली इलास्टिक कोलिजन है उसके लिए, और कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए, तीनों के लिए अलग अलग वैल्यूज थे ना। वो पार्टिकल के मटेरियल पर या बॉडी के मटेरियल पर डिपेंड करता था, किस टाइप का मटेरियल यूज हुआ है उसके अकॉर्डिंग ई का वैल्यू चेंज करेगा। ठीक है, तो बेसिकली अभी हम लोग उतना याद ना हो तो कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए इतना समझ के चल सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी ई का वैल्यू मैक्सिमम होगा 1, और यदि ऐसा होगा तो कॉलिजन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होगा, मतलब एकदम आइडियल होगा। टकराया, आराम से डिफॉर्मेशन हुआ, रिफॉर्मेशन हुआ, रिटर्न बैक हो गया, एकदम स्मूथली सब कुछ चलेगा। ठीक है, तो ये अपने माइंड में रखिएगा। और एक चीज और, जो न्यूटन्स के लॉ हम लोग लगा सकते हैं उसमें से न्यूटन सेकंड लॉ हम लोग यूज करेंगे उसको। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं एक वेसल का, एक कंटेनर का, और उसके अंदर में हम लोग आइडियल गैस की बात करें या फिर मान लीजिए जनरल गैस की ही बात करें, लास्ट में जाकर आइडियल कर सकते हैं उसको। अब इस ध्यान से आप लोग सिर्फ देखिएगा, आगे हम लोग इसमें बहुत सारे टर्म्स ऐड करेंगे, अभी लिखना नहीं है, सिर्फ देखिए।
एक क्यूबिक शेप का हम लोग एक कंटेनर ले रहे हैं, तो एक क्यूबिक शेप का कंटेनर है जिसका लेंथ इन जनरल हम लोग एल मानते हैं। तो एक एल लेंथ का हमारे कंटेनर है, ये सेंटर पॉइंट हो गया ओ, और इसी को हम लोग ऑरिजिन भी बोल रहे हैं। ऑरिजिन इसलिए क्योंकि सारे डायमेंशंस यहीं से मेजर होंगे। यहां इस डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस ले रहे हैं, यहां से इस वाले एक्सिस को हम लोग वाई मानेंगे, और ये वाले एक्सिस को हम लोग जेड एक्सिस ले रहे हैं। ठीक है, तो एक कंटेनर है जिसका लेंथ कितना है एल, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा एल क्यू। तो हम लिखेंगे एल बी द साइड ऑफ क्यूबिक कंटेनर। ठीक है, ध्यान से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, सबका अपना मीनिंग है। तो वॉल्यूम क्या होगा वी कंटेनर, वी कंटेनर में हम क्या लिखेंगे एल क्यू लिखेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है, मतलब कोई गैसियस पार्टिकल है, और अभी हम आइडियल नहीं ले रहे, मान लेते हैं कोई गैसियस पार्टिकल है और वो स्फेरिकल शेप का होगा, हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं। तो इसका एक एक्सिस एक्स एक्सिस में यदि उसका वेलोसिटी हम देखें तो उसको हम Vx मान रहे हैं। एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्या है उसका Vx, इन जनरल उसका वेलोसिटी v है, और y एक्सिस में उसका वेलोसिटी Vy है, और z एक्सिस में उसका वेलोसिटी Vz है। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो एक्स एक्सिस में Vx, y एक्सिस में Vy और z एक्सिस में Vz, तीन एक्सिसेस हैं। इन जनरल उसका v है वेलोसिटी। तो हम यदि थोड़ा सा भी वेक्टर का नॉलेज रखते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं v वेक्टर v इज इक्वल टू Vx i कैप प्लस Vy j कैप प्लस Vz k कैप। ये v किसका वेलोसिटी है? कौन सा पार्टिकल? कंटेनर का पार्टिकल या उसके अंदर जो गैस रखा हुआ है उसका पार्टिकल? गैस का पार्टिकल। तो जो गैस हम लोग ने यूज किया है उस गैस पार्टिकल का हमने एक पार्टिकल लिया है, ठीक है, सिंगल पार्टिकल, जिसके मास को हम क्या मान रहे हैं स्मॉल m। ठीक है, तो स्मॉल m जो है उस सिंगल पार्टिकल का मास है, m नॉट मान लेते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि n कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द कंटेनर, ऐसा लिख दीजिए। ठीक है, स्मॉल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, m नॉट क्या है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी एक मॉलिक्यूल का मास कितना है m नॉट, और ऐसे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उस कंटेनर में कैपिटल N। तो इसका मतलब यह है कि m नॉट को हम कैपिटल N से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मास ऑफ द गैस निकलेगा, उस कंटेनर में जितना मास है गैस का वो पूरा निकल जाएगा। तो यदि हम ऐसा लिखें m मास ऑफ गैस इन कंटेनर, तो ये कितना होगा m नॉट इंटू कैपिटल N होगा ना। ठीक, अब यहां पे आइए, तो यहां पर ये जो वेलोसिटी हम लोग काउंट करना चाह रहे हैं, ये वेलोसिटी किसका वेलोसिटी है? ये है वेलोसिटी ऑफ सिंगल पार्टिकल और मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल। ठीक है, पार्टिकल कहिए या मॉलिक्यूल कहिए सेम चीज है। तो क्या यदि हम ऐसा लिखना चाहें v वेक्टर का मॉड बराबर रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। और यदि v स्क्वायर बराबर लिखना चाहें तो vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं।
इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले सकते हैं, ये आगे काम देगा हमें। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारे लिए, ठीक है। ये सारे हम लोग पॉइंट्स ले चुके हैं। अब इसमें हम लोग को अब क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, ये ओरिजिन है, इस पॉइंट का नाम ओ रखे हैं हमने, ओ है ना, और ये इस पॉइंट को हम ए कह रहे हैं, ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट को सी मान रहे हैं, ये है डी, इसको ई बोल रहे हैं, एफ जी, और कोई पॉइंट बचा नहीं। तो आप जानते हैं ओ से ए का दूरी कितना है, एल है, ठीक है। अब हम लोग यहां आते हैं, यहां थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये वॉल है कंटेनर का, ठीक है, वॉल है, इसको रिजिड दिखाने की जरूरत नहीं है, हालांकि ये रिजिड वॉल ही है, ठीक है। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है, और यहां पर एक पार्टिकल है, ठीक, जो कि इस डायरेक्शन में vx स्पीड से जा रहा है। ध्यान समझिएगा, ये पोजीशन वो पोजीशन है जो कि यहां से आपको O से C मिलेगा। तो समझ पा रहे हैं, O से C मिल रहा है। तो एक मॉलिक्यूल जो है वो x एक्सिस में जा रहा है, यहां पर हम सिर्फ किस एक्सिस के लॉन्ग देख रहे हैं, x एक्सिस के लॉन्ग। यहां पर बात हो रही है मोशन ऑफ मॉलिक्यूल along x एक्सिस। अभी हम लोग और कोई एक्सिस में नहीं देख रहे, सिर्फ x एक्सिस में देख रहे हैं। तो vx उसका स्पीड है, उसका मास कितना है, m नॉट है, ठीक है। अब वो स्पीड से जा रहा है, अब वो स्पीड से जाएगा आगे, तो वो इस वॉल से टकराएगा, यहां कॉलिजन होगा। कॉलिजन कैसा होगा, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होगा। याद कीजिएगा, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन का प्रॉपर्टी E का वैल्यू 1 होगा, यानी कि कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। जितना अमाउंट ऑफ मोमेंटम से वो टकराया है उतने ही अमाउंट के मोमेंटम से रिटर्न बैक होगा, क्योंकि मास तो वही है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई समस्या नहीं आएगी, उतना ही होगा। तो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है, टोटल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, ठीक है। ये समझना जरूरी है, आगे जाकर जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो यहां पर टकराया, कॉलिजन हुआ, अब रिटर्न बैक होगा वहां से इस डायरेक्शन में, तो ये भी vx होगा, और मास कितना है, m नॉट। ना ही मास का लॉस हो रहा है, ना ही स्पीड का, डायरेक्शन बदल रहा है, समझ रहे हैं। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं आगे आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर हम लिखना चाहें P इनिशियल, ये इनिशियल मोमेंटम है किसका, मॉलिक्यूल का। ये सारा चीज लिख रहे हैं, बुक में ऐसा लिखा हुआ आपको नजर नहीं आएगा। इनिशियल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल या मॉलिक्यूल किसका, जिसका मास कितना है, तो पी आई बराबर क्या होगा, m नॉट इंटू vx होगा। अच्छा, P फाइनल क्या होगा, m नॉट इंटू माइनस vx होगा, ठीक। स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, हालांकि ये डेरिवेशन नहीं आता है, लेकिन आपको डेरिवेशन क्लियर हो गया तो आपको क्वेश्चंस किसी तरह का भी घुमाएगा तो आप बना सकते हैं। तो यहां पर डेल्टा P, जिसको हम लोग चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं, और वो किसके लिए, मॉलिक्यूल के लिए। मॉलिक्यूल और पार्टिकल एक ही चीज है, तो वो कितना होगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल, तो माइनस m नॉट vx, माइनस m नॉट vx, तो क्या लिखेंगे, -2m नॉट vx, ऐसा लिख सकते हैं। ये टोटल चेंज इन मोमेंटम है। क्योंकि अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है जनरली लोगों को। आप यदि ध्यान से आप पढ़े होंगे, न्यूटन सेकंड लॉ को अच्छे से समझा होगा आपने, और जो कि हम लोग अभी पढ़ा भी रहे हैं 11th क्लास को, तो आप जाके देखिएगा फंडामेंटल फिजिक्स, जो हमारा चैनल है उसमें देखिएगा फंडामेंटल फिजिक्स, उसमें 21 लेक्चर्स हो चुके हैं। वो सारा एकदम फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल, जिसको भी फंडामेंटल में दिक्कत है वो फिजिक्स का वो 21 लेक्चर देख ले, उसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसमें कष्ट है, और कष्ट हम कैसे करें,
कष्ट और मेरा जो संबंध है वो रेसिप्रोकल है, कम कष्ट ज्यादा खुशी। ठीक है, तो कष्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू खुशी। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो तुम बात की गहराई? समझ रहे हो? कष्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू खुशी। तुम अपने पे मत ले लेना, सारा बॉल इधर उधर जो भी बॉल जा रहा है अपने पे ले लेते, अपने मत लेना। आइए यहां पर अब ध्यान से समझिए, यहां पर हम क्यों कह रहे हैं। यदि आप सिर्फ सिर्फ इस पार्टिकल को एकदम एकदम पिंग पोंग बॉल देखते हैं आप, जो एक बार ऐसे फेंके तो पूरा रूम नाप ले अच्छे से, आप मना भी कीजिए तो भी नापता रहेगा वो, आप बोलोगे रुक जाओ वो नहीं, पूरा नापेगा वो। ठीक है, उसमें उसका इलास्टिक जो उसका इलास्टिसिटी है वो मैक्सिमम है, मतलब उसमें उसका ई का वैल्यू मैक्सिमम है, टकराने के बाद उतना ही लगभग वो अमाउंट के साथ ऊपर आ जाएगा। इन जनरल आप कोई भी इलास्टिक बॉल लीजिए या यहां से रिलीज कीजिए, टकराने के बाद यहां नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन यदि कोई बॉल यहां से रिलीज करने के बाद वहां ग्राउंड को टकराने के बाद यदि ऊपर आकर के एग्जैक्टली उस पोजीशन पे आ जाता है तो समझिए कि एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। जितना एनर्जी उसने ग्राउंड को दिया, ग्राउंड ने रिटर्न बैक कर दिया उसको। अब यहां पर उस चीज को समझना है, तो ये इससे टकराया, तो अब हम ये मॉलिक्यूल और इस वॉल को कंबाइंड सिस्टम मानते हैं। तो मॉलिक्यूल और इस वॉल को कंबाइंड सिस्टम मानेंगे तो सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो, क्योंकि मॉलिक्यूल ने वॉल को हिट किया तो इनका इंटरनल मैटर है, इंटरनल है। अब सराउंडिंग से ना ही कुछ उसने फोर्स लिया ना सराउंडिंग को कोई फोर्स दिया। ठीक है, तो यानी कि नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हुआ? जब किसी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो क्या होगा? जब किसी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो उस बॉडी का या उस सिस्टम का, जो कि दो या दो से अधिक बॉडी से मिलकर बना है, उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कंजर्व रहेगा मतलब नेट मोमेंटम क्या हो जाएगा? अरे मोमेंटम का जैसे कंजर्व रहेगा तो सारा मोमेंटम ऐड होकर क्या होना चाहिए? जीरो ही होना चाहिए ना। जैसे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? यानी फाइनल बराबर इनिशियल होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मोमेंटम कितना है? -2mx0। तो ये मोमेंटम किसका निकला? चेंज इन मोमेंटम मॉलिक्यूल का निकला। यदि हम वॉल का मोमेंटम निकाले तो वॉल का क्यों निकालेंगे आगे समझेंगे। तो वॉल का चेंज इन मोमेंटम प्लस m0 vx होगा, ताकि दोनों ऐड होकर जीरो हो जाए। होगा ऐसा? ये -2m m0 vx आया है तो वो +2m0 vx होगा, सो दैट कि ये और वो दोनों ऐड होकर के जीरो हो जाएंगे। क्योंकि बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी पे नेट मोमेंटम डेवलप ही नहीं करेगा, जो भी चेंज इन मोमेंटम होगा वो जीरो होगा। ठीक है, तो हम यहां पर डायरेक्टली, बुक में ऐसा लिखा है लेकिन आपको यहां समझना है, सिंस द मॉलिक्यूल एंड वॉल ऑफ कंटेनर are combinedly assumed as a system। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम किसका? वॉल का। ठीक, प्लस चेंज इन मोमेंटम प्लस इसका पार्टिकल का या फिर मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूल का क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल का टर्म है ये इधर जाएगा, तो इधर तो माइनस है, उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस होगा। तो डेल्टा पी वॉल इज इक्वल टू -2m0 vx होगा, यानी कि डेल्टा पी वॉल बराबर क्या होगा? 2m0 vx। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि वॉल का चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? और ये वॉल का ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? प्रेशर ऑफ एन आइडल गैस ऑन कंटेनर पर जो उसने प्रेशर लगा रहा है वो हमें काउंट करना है। कंटेनर ने जो प्रेशर लगाया या कंटेनर ने जो फोर्स लगाया मॉलिक्यूल्स पर, हमको उससे मतलब नहीं है। हमारा सिस्टम यहां पर कंटेनर है और यही चीज हम लोग आगे पता करेंगे। तो इसीलिए मोमेंटम पता हो गया, अब हमको एवरेज टाइम लेना पड़ेगा। एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। तो एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन कैसे मिलेगा?
पहले ये मतलब ये वॉल है, ये वॉल और ये वाला वॉल के बीच का गैप कितना है? एल है। तो यहां से टकरा के जैसे ही आगे बढ़ेगा उस टाइम से हमें काउंट करना है। टकरा के जैसे ही वो आगे बढ़ा तो एल लेंथ, एल डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद टकराएगा और फिर रिटर्न बैक होकर फिर इस वॉल से टकराएगा, फिर एल डिस्टेंस ट्रेवल करके, तो एवरेज टाइम निकालना है। तो यहां पर देखिए, यहीं पर समझिएगा, यहां से यहां तो टी मान लीजिए कि हम लेते हैं T1, T1 यहां से यहां जाने में, तो T1 यहां से आने में, और हमें पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। तो T1 हो गया, दिस इंप्लाइज T1 बराबर क्या होगा? L बाई VX होगा। L उसका लेंथ हो गया, स्पीड कितना है? VX। तो ये तो इधर जाने में, और T2 वहां से फिर से L इंटू VX। T1 एक कॉलिजन से दूसरे कॉलिजन के बीच का टाइम है, और फिर वहां से कॉलिजन से रिटर्न बैक करके फिर दूसरे पोजीशन पे आएगा, तो T1 टाइम लगेगा, फिर उतना ही टाइम लगेगा क्योंकि डिस्टेंस भी फिक्स है और स्पीड भी फिक्स है। ठीक है। तो यदि बात किया जाए टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन मतलब यहां से चला, जस्ट टकराने के बाद यहां से चला, टकराया, फिर वहां जाकर टकराया, तो दो सक्सेसिव कॉलिजन हुए, तो उसका टाइम इंटरवल कितना होगा? तो यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर डेल्टा टी लिखते हैं, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। ठीक, तो वो क्या होगा? बराबर T1 प्लस T2 होगा। रिटर्न वाले को T2 मान लेते हैं, तो ये कितना आया? 2L बाई, होगा ऐसा, समझ पाए? ये लेंथ जो है, ये लेंथ को हम L मान रहे हैं, स्पीड Vx है, तो हमारा T1 टाइम पर कितना आएगा? T1 टाइम पर हमारा लेंथ बाई Vx होगा, और T2 टाइम पर L बाई Vx होगा। T1 बराबर क्या होगा? T2 बराबर T मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये टोटल हुआ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। टाइम इंटरवल मिल गया, चेंज इन मोमेंटम मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे? हाँ, टाइम इंटरवल मिल गया, चेंज इन मोमेंटम मिल गया, तो अब हम किस पर लगने वाला फोर्स काउंट कर सकते हैं? चेंज इन मोमेंटम किसका लिए हैं? कंटेनर का। तो अब कंटेनर पे लगने वाले फोर्सेस को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप ले सकते हैं एफ एवरेज। ठीक है, एवरेज फोर्स ले रहे हैं जो कि कंटेनर पे लगने वाला है, समझे? और वो कितना होगा? तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा पी कितना है? 2m0 Vx बाई, ये कितना आया है? 2L अपॉन Vx। तो Vx Vx कैंसिल हो जाएगा। तुम अलग दुनिया में क्यों है? हाँ, हमसे दुखी हो गया, तो मुंह घुमा के उधर बैठे हुए हो, एसी मतलब क्या देख रहे हो? बताओ कितना हो, बोलो। इतना भी गौर से नहीं देख रहे हैं, अच्छा ठीक, चलो आइए। तो टू टू कैंसिल हो गया, m0 Vx स्क्वायर बाई L होगा। बायोलॉजी के बच्चों को खास करके एकदम वो बहुत गर्व से इसको काटते हैं, खच खच। हटाओ, मैटर ही क्लोज करो, वेलोसिटी ही गायब हो गया। तो फोर्स कैसे निकलेगा? क्योंकि वो वेलोसिटी से आ रहा है, तभी तो इंपैक्ट दे रहा है, तभी तो फोर्स आ रहा है। अब इसको काट दिए, ऐसा नहीं करना है। फिजिकल क्वांटिटी है, उसको जिंदा रखेंगे तभी तो वो फोर्स बताएगा, समझ गए? तो यहां पर क्या है? m0 Vx स्क्वायर बाई L। L क्या है? लेंथ है एक वॉल से दूसरे वॉल का, और जो कि क्यूबिक शेप लिए हैं, तो किसी भी दो वॉल का, जो आमने सामने दो वॉल है उनके बीच का गैप होगा वो। ठीक है, Vx है जो हमारा एक एवरेज स्पीड है एक मॉलिक्यूल का एक्स एक्सिस में। ऐसे ही हम जितने मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं उसका भी हम क्या मानेंगे? एवरेज। अब यहां पर फिर इसको आरएमएस निकालने जा रहे हैं हम लोग, तो ये एफ एवरेज निकला। अच्छा, हमको ये वॉल पे जो फोर्स लग रहा है, क्या परपेंडिकुलर फोर्स है? वो पैरेलल। वेलोसिटी ऐसे है, वॉल ऐसे है, एंगल कितने एंगल बना? तो मोमेंटम
वॉल ऐसे है और यही मोमेंटम हुआ, इनके बीच का एंगल कितना हुआ, तो ये फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स है ना, ठीक है। तो अब हमको निकालना है क्या, ये फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स है, एरिया हमको पता है, तो हम प्रेशर निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे, चाहे एक बार हम और इसको पहले कर लेते हैं। ये तो एफ एवरेज है, ये किसका है, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल का है, ठीक है। अब हम लोग एफ ले रहे हैं एवरेज सारे मॉलिक्यूल का, तो ये क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट डॉट, कहां तक जाएगा, Fn तक जाएगा, होगा ना ऐसा। चलिए, तो चूंकि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो F1, अब आते हैं हम लोग m नॉट बाई एल इंटू वी एक्स वन का स्क्वायर, बोलो m नॉट बाई एल वी एक्स टू का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस m नॉट एल वी एक्स एन का स्क्वायर। क्या ऐसा लिखना सही है, तो इसमें m नॉट एल को कॉमन ले लेंगे, बाकी समेशन ऐड करेंगे, तो मेरा बोर्ड भर गया है, तब तक आप इसको उतारिए, फिर आगे सोचिए। तुमको समझ में आ रहा है जी, अभी हाल फिलहाल में शादी से आए हो इसलिए पूछ रहे हैं, देखो पीना छोड़ दिया वो। तो एफ एवरेज टोटल, टोटल क्या आएगा, कॉमन क्या हो सकता है, एम नॉट बाई एल, और यहां समेशन ऑफ क्या हो जाएगा, देखिए समेशन ऑफ वी एक्स आई, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के आई इज इक्वल टू कैपिटल एन तक ले सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये लिखा हुआ आई जो है वो 1 से हमने उसको कहां तक ले गए हैं, हम उसको एन तक ले गए हैं, कैपिटल एन हम बताए थे कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो या ये पूरा का पूरा टर्म, ये टर्म आया, और एम नॉट बाई एल, और कुछ छूट तो नहीं रहा है इसके अलावा, ठीक है। अब हम बात करते हैं पी एवरेज टोटल, तो पी एवरेज टोटल क्या होगा, ध्यान से देखिए, एफ परपेंडिकुलर बाई एल स्क्वायर होगा क्या, एरिया लेंगे ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, जिस वॉल से वो टकरा रहा है, जिस वॉल से वो कॉलिजन हो रहा है उसका, जिस वॉल पे वो फोर्स लगा रहा है, उस वॉल का एरिया कितना है, एल स्क्वायर है। तो यहां पर एम नॉट बाई एल, और इनटू यहां पर हम लोग करेंगे वी एक्स आई, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर आई इक्वल टू एन तक स्क्वायर, और डिवीजन में आ जाएगा एल स्क्वायर, होगा ऐसा। तो एम नॉट बाई एल क्यू इंटू समेशन वी एक्स आई स्क्वायर, आई बराबर 1 से आई इज इक्वल टू एन। अब यहां तक एक पॉइंट को समझिए, ये हुआ पी एवरेज टोटल, ये टोटल एवरेज प्रेशर निकल रहा है, ठीक है। ये अमाउंट भी एक फिक्स वैल्यू है। अब इसके आगे हम लोग ये समझते हैं, यहां ध्यान से समझिए, यदि तीनों डायरेक्शंस में, जैसे यहां पर x है, y है और z है, मान लेते हैं कि तीनों डायरेक्शन में पार्टिकल का जो स्पीड है, ये तो vx है, ये क्या है, स्पीड इन x एक्सिस, स्पीड इन y एक्सिस, स्पीड इन z एक्सिस, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, हम ये मान के चलते हैं कि तीनों डायरेक्शंस में स्पीड क्या है, इक्वल है। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि इफ वी एज्यूम द speed of molecule are same in all three directions, यदि वो सारे डायरेक्शंस में सेम है तो Vx इज इक्वल टू Vy इज इक्वल टू Vz बराबर, हम उसको V मान सकते हैं, तो यहां पर Vxi की जगह पर Vi हो जाएगा, तो यहां पर P एवरेज टोटल इज इक्वल टू एम नॉट बाई एल क्यू, ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा, V आई स्क्वायर और समेशन कहां से कहां, I बराबर 1 से I बराबर कैप एन तक, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें अब हमको क्या करना है, दो जगह पर मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से देखिए,
यहां हम कैपिटल एन लिख देंगे और यहां डिवाइड कर देंगे कैपिटल एन से, कुछ होगा? ऐसा कर सकते हैं क्या? अब ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। ये कैपिटल एन और स्मॉल एम नॉट मिलकर क्या बनेगा? मास ऑफ द गैसियस सिस्टम, जो हम कंटेनर के अंदर जितना गैस ले रहे हैं उसका मास, वो होगा ये। ठीक है, ये उसका वॉल्यूम हो गया कंटेनर का। और यहां पर इस ये ब्रैकेट को आप ध्यान से देखिए, ये तो आप समझ गए कि वो गैस सिस्टम में उसका मास हो गया और ये उस कंटेनर का वॉल्यूम हो गया, यानी गैस का वॉल्यूम हो गया। और यहां पर अब इसको देखिए, ये एवरेज डिवाइड बाई एन कर रहा है, तो ये मीन वैल्यू दे रहा है क्या? इसको मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कह सकते हैं, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ स्पीड कह सकते हैं। स्क्वायर मीन वैल्यू कैसे निकलता है? मतलब मान लीजिए हमारे पास 10 पार्टिकल्स हैं, तो फर्स्ट पार्टिकल का स्पीड का स्क्वायर प्लस सेकंड पार्टिकल की स्पीड का स्क्वायर, ऐसे हम 10 तक जाएंगे और डिवाइड 10 से करेंगे तो हमको स्क्वायर मीन मिलेगा। तो क्या ऐसा ही यहां पर हो रहा है? हम कहां से कहां गए हैं? आई बराबर 1 से एन तक गए हैं और स्पीड का स्क्वायर का मीन कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं, क्योंकि एन क्या बता रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो उसका स्क्वायर मीन निकल रहा है। तो इसी चीज को हम थोड़ा सा एलोबरेट करके यदि यहां लिखें, अब वहां पर पी एवरेज टोटल तो बराबर हो गया कैपिटल स्मॉल एम, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ द गैस। और ये हो गया वॉल्यूम। और ये इसको हम कैसे लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, V, अब यहां पर मीन और ऊपर में एरो ऐसे दे दिए। इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो हम उसका मीन ले रहे हैं, मतलब मीन या फिर एवरेज कह रहे हैं, कि ये ऐसे ले लीजिए। ठीक है, तो ये क्या निकला? उसका एवरेज निकला ना। स्क्वायर का एवरेज, एवरेज वैल्यू कैसे निकलता है? तो V स्क्वायर करेंगे तो कैसे निकलेगा? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट VN स्क्वायर, और डिवाइड में n आएगा। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? V स्क्वायर, इस तरह से भी मीन को दिखाते हैं। और ये भी क्या होगा? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस VN स्क्वायर बाई n। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल। गैसियस मॉलिक्यूल, समझ पा रहे हैं? गैसियस मॉलिक्यूल यानी कि ये जो मीन वैल्यू है, मीन स्क्वायर वैल्यू है, ये सारे पार्टिकल्स का, जितने भी पार्टिकल्स हैं सबका एक एवरेज मीन वैल्यू है। क्यों? क्योंकि एक पार्टिकल का हमने ये मीन निकाला तो दूसरा पार्टिकल भी इसी तरह का आइडेंटिकल पार्टिकल है, सेम पार्टिकल ही मानेंगे ना उसको भी। ऐसा तो नहीं कि इसका साइज छोटा और उस पार्टिकल का साइज बड़ा मानेंगे। ऐसा भी नहीं है कि इसका वेलोसिटी अलग मानेंगे, उसका वेलोसिटी अलग मानेंगे। ऐसा नहीं है। इन जनरल हम क्या मानते हैं? मीन वैल्यू मानते हैं, यानी जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबका एवरेज मीन वैल्यू यही होगा। इसी एवरेज मीन स्पीड से वो चल रहा होगा और यही एवरेज प्रेशर वो लगा रहा होगा कंटेनर पर। समझ पा रहे हैं इस बात का? एक वैल्यू निकाला है, ऐसा सब के लिए भी हम लोग ले रहे हैं, इसीलिए इसमें एवरेज वैल्यू ले रहे हैं। नहीं तो अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग लेते हैं, इसलिए सब का हम एक जैसा इसलिए ले रहे हैं, इसलिए तो हम इसका मीन वैल्यू निकाल रहे हैं। फर्स्ट पार्टिकल का, सेकंड पार्टिकल का, ऐसे कितने पार्टिकल्स हैं, सारे पार्टिकल का उसका मीन। तो ये जो वैल्यू आया वो सारे पार्टिकल के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया मीन वैल्यू, मीन स्क्वायर वैल्यू। अब इसका रूट कर देंगे तो क्या मिलेगा? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो इसका रूट करेंगे तो कैसे? तो यहां पर देखिए, V स्क्वायर एवरेज का रूट तो बराबर क्या आ जाएगा? V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस VN स्क्वायर बाई n का रूट वैल्यू। इसी को हम क्या बोलेंगे? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलेंगे। बोलिए, बोल सकते हैं? ठीक है, इसको यहां से यहां तक राइट डाउन कीजिए, वहां से राइट डाउन कीजिए, इसको हटाते हैं अब और फाइनल वैल्यू पे आते हैं अब।
कहीं कहीं डाउट हो तो ऐसे रिलेशन ले सकते हैं जो हमारा मीन स्क्वायर वैल्यू है उसके साथ, जैसे VRMS ऐसा लिखते हैं ना, तो ये लिख सकते हैं क्या, V स्क्वायर एवरेज का रूट, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलिए। अरे ऐसा लिख सकते हैं। क्या किए, मीन स्क्वायर जो वैल्यू है उसका ऊपर रूट दे दिए, तो ये क्या बन गया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अब यहां से रूट हटाएंगे तो VRMS का स्क्वायर बराबर V स्क्वायर एवरेज, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ मॉलिक्यूल या फिर ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल, लिख सकते हैं ऐसा। इसको भी याद रखिएगा, ये आगे बहुत काम आएगा। इसमें हम लोग ये रिलेशन को सेकेंड इक्वेशन कह सकते हैं, उसके बाद इस रिलेशन को हम लोग थर्ड इक्वेशन मान सकते हैं, ठीक है, इसको थर्ड मान सकते हैं। अब आइए पीछे बैकग्राउंड में आइए, हम लोग क्या कर रहे थे यहां, देखिए यहां पर अभी लिखना नहीं है, अभी देखिए यहां पर पी एवरेज टोटल, तो ये कितना आया, m बाई वी, तो m बाई वी इंटू वी एवरेज, जो ये एवरेज लिए हुए हैं उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, VRMS का स्क्वायर ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। अच्छा m बाई वी को हम क्या मान सकते हैं यहां, तो ये डेंसिटी होगा रो, ये किसका डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ गैसियस सिस्टम। ये चेंज होगा क्या, चेंज नहीं होगा ये बड़ा ऐसे 180 डिग्री पर घुमा दी गर्दन, हाँ, ये चेंज नहीं हो सकता है, सॉलिड थोड़ी ना है, लिक्विड थोड़ी ना है, चेंज हो सकता है। हाँ, कंटेनर का वॉल्यूम यदि फिक्स है, कंटेनर का बाउंड्री यदि फिक्स है, उसमें कोई भी बाउंड्री फ्लेक्सिबल नहीं है, कोई भी बाउंड्री मूवेबल नहीं है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट नहीं है। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में क्या होता है, पिस्टन सिलेंडर में तो सिलेंडर के अंदर पिस्टन रहता है, तो उसमें टॉप जो बाउंड्री है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो वॉल्यूम कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ठीक है, वहां पे वॉल्यूम में चेंजेस आएगा, वॉल्यूम में जैसे ही चेंजेस आएगा, चूंकि गैस है डेंसिटी में चेंजेस आ जाएगा, वॉल्यूम घटेगा डेंसिटी बढ़ जाएगा, मास तो चेंज हो नहीं रहा है, हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। कम से कम आप लोग अपने मुताबिक देखें तो कम से कम 6 साल पहले पढ़ चुके होंगे, आप लोग पढ़ चुके होंगे ना। तो अब हम लोग उसी को यूज कर रहे हैं। ये डेंसिटी फिक्स तब होगा जब कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स होगा। जैसे आप एक मान लीजिए कि एक ऐसा कंटेनर है, स्टील का कंटेनर है जिसमें पेंट आता है, देखा है आपने, वो पेंट का जो स्टील का कंटेनर होता है सिलेंड्रिकल शेप का होता है, उसका वॉल्यूम फिक्स है, तो उसके अंदर जो भी पेंट है उसका डेंसिटी फिक्स है। हालांकि वो लिक्विड है, वो तो चेंज करेगा नहीं। मान लीजिए कोई ऐसा कंटेनर ले ले जिसके अंदर में, जैसे आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो ऑक्सीजन का सिलेंडर आता है, तो ऑक्सीजन के सिलेंडर में अंदर ऑक्सीजन भरा होता है, यदि सिलेंडर का साइज छोटा करेंगे तो उसका डेंसिटी बढ़ जाएगा, है ना। तो वहां के जहां एयर की बात करें तो ये डेंसिटी कंटेनर के अकॉर्डिंग होगा। यदि कंटेनर फिक्स वॉल्यूम के साथ है तो डेंसिटी फिक्स होगा, यदि कंटेनर में वॉल्यूम चेंज करेगा तो यहाँ डेंसिटी चेंज कर जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये वैल्यू यहां तो रो ले सकते हैं, तो यहां पी एवरेज कितना आया, पी एवरेज बाई टोटल इज इक्वल टू रो VRMS स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। आप देखिए कहां से कहां तक हम लोग आ गए। इसका मतलब है कि यदि VRMS बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा वॉल पर, VRMS घटेगा तो वॉल पर प्रेशर घटेगा। और ये क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी यदि बढ़ेगा तो क्या होगा, मान लीजिए डेंसिटी बढ़ा, वॉल्यूम घटने लगा, तो वॉल पर प्रेशर बढ़ जाएगा, होता भी है। तो इस रिलेशन से हम ये डायरेक्ट समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक दो चीजों को और ध्यान में रखना है। एक दो चीज क्या ध्यान में रखना है, इफ, ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड, ये 4 नंबर है, इफ द गैस इज आइडियल, आइडियल गैस यूज करेंगे हम लोग, मान लीजिए, तो यहां क्या होता है, पीवी इज इक्वल टू NRT, ठीक है। तो पीवी इक्वल टू NRT।
अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो P इज इक्वल टू, तो यहां क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कल डिस्कस किए थे ना, N बराबर क्या होगा, मास ऑफ द गैस बाय मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस, है कि नहीं। तो यहां पर N के जगह पर हम वो पुट करेंगे, तो यहां आ जाएगा M R T डिवीजन में M नॉट और A बाई V, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आया, P इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम नॉट। तो ये प्रेशर और ये प्रेशर क्या हम इक्वेट कर सकते हैं, बोलिए। या एक मिनट, मान लीजिए कि हम यहां पर डेंसिटी निकाल दिए और वी आर एम एस निकाल दिए, तो ये रिलेशन को हम यहां से रिलेट कर दें, तो आर टी बाई एम नॉट बराबर वी आर एम एस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कंप्लीट कीजिए पहले, और इसमें से एक दो वैल्यू और निकाल सकते हैं हम लोग। एक चीज छूट रहा है क्या, वो शिट, एक चीज छूटता आया है, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए। वहां पर एक चीज बताइए, सब लोग रुक जाइए, अभी रुक जाइए, एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, बड़ा मिस्टेक नहीं, छोटा सा मिस्टेक हुआ है। जैसे आप v बराबर, आप जब क्या कर रहे थे, वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई इज इक्वल टू वी जेड कर रहे थे ना, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, v बराबर 3v, ऐसा लिख सकते हैं क्या। यदि तीनों वेलोसिटी बराबर है, तीनों वेलोसिटी बराबर हैं, तो हम यहां v बराबर 3v लिख सकते हैं x, तो vx बराबर क्या आ जाएगा, v बाई 3 आएगा ना, होगा कि नहीं, ये समझ पाए। तो यहां v बराबर, चूंकि तीनों vx vy vz बराबर है, तो तीनों को हम vx मान सकते हैं, तो v बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर ये जो v है, ये तो v, याद कीजिए v बराबर क्या है, vx प्लस vy प्लस vz स्क्वायर, ऐसा आया था ना। तो v, ये तो रिजल्टेंट वेल स्पीड है, तो ये बराबर क्या होगा, ये vx स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर, क्योंकि क्या vx बराबर vy vz है, तो यहां इक्वल टू क्या आ गया, 3vx स्क्वायर बराबर v स्क्वायर। तो यहां से हमको vx स्क्वायर निकालना है, तो कितना आएगा, v स्क्वायर बाई 3, वहां 3 छूट रहा है, देखिए कहां से v 3 छूट रहा है, यहां 3 होगा, देखिए तो जो एक्सप्रेशन यहां लाए थे ना, हम तो यहां लाए थे, आप अपने कॉपी में देखिए कौन सा, v एवरेज, सॉरी p एवरेज टोटल, उसमें क्या था, n से जहां मल्टीप्लाई किए थे, कैपिटल N से मल्टीप्लाई किए थे ना, उसके डिनोमिनेटर में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 इंटू एल क्यू करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, समझ पाए, वहां मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, वहां पर उसको पुट कर लीजिए, 3 सिर्फ डिनोमिनेटर में आता रहेगा और कुछ उसमें कैलकुलेशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो यहां पर 3 होगा, यहां देखिए, ठीक है। अब यहां 3 होगा, तो यहां पर भी हम लोग को क्या लेना होगा, यहां भी 3 आएगा, यहां भी 1/3 होगा, और यहां भी बाई 3 होगा, होगा। सब लोग करेक्ट कर लीजिए, पहले सब जगह लिख लीजिए डेंसिटी बाई 3 कर लीजिए, और इसको जरूर लिख लीजिएगा, यहां थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था।
अब यहां एक चीज और देखिए, यहां पर, अब यहां देखिए पी एवरेज टोटल इंटू वी करेंगे तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पी एवरेज टोटल इंटू वी बराबर क्या लिखेंगे, इंटू वी कर दिए तो m/3 इंटू वी आर एम एस हुआ स्क्वायर, और ये p इंटू वी बराबर nRT लिख सकते हैं, m/3 वी आर एम एस, ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए। और यहां पर n की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, m/m0 इंटू आर टी इज इक्वल टू m/3 वी आर एम एस स्क्वायर, m से f कैंसिल आउट हुआ तो वी आर एम एस बराबर क्या आ जाएगा, 3RT/m0 रूट बराबर वी आर एम एस। ये भी एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ये कब अप्लीकेबल होगा, जब हम किसकी बात करेंगे, फॉर आइडियल गैस, ठीक है, लिखते जाइए। समझ में आया? अब इस पर आपका क्वेश्चंस बनेंगे, सारे क्वेश्चंस बनाइए, मतलब होमवर्क में रहेगा आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एक ये और ये। क्या हुआ, थक गए लिखते लिखते? हाँ, छोड़ दे अब, क्या बोल रहे? लिखा गया है, कंप्लीट हो गया, कहानी खत्म। तो हमको एक चीज बता दीजिए, एम नॉट क्या है? यानी कि जिस गैस को हम ले रहे हैं, जिस आइडियल गैस ले रहे हैं, उसका मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब यदि इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाएंगे तो वीआरएमएस क्या होगा, घटेगा, ठीक है। और यदि उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। ऐसे भी हम डिस्कस किए थे कि यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा, वीआरएमएस बढ़ेगा तभी तो वेलोसिटी बढ़ेगा, ठीक है। और आर का वैल्यू बाकी कांस्टेंट रहता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के वीआरएमएस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एम नॉट का। इस पर क्वेश्चंस नीट में भी आया हुआ है और जेई में भी आया हुआ है, समझ गए? चलिए राइट डाउन कीजिए और होमवर्क ले लीजिए। आप लोग का सब लोग का सीट है ना, कुछ लोगों को नहीं मिला होगा तो ले लीजिएगा ऑफिस में जाकर के, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, मेरे पास भी नहीं है। हाँ, आप लोग लीजिए, उसके बाद हम ले लेंगे। चलिए कंप्लीट करें, हो गया ये लास्ट एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, और P बराबर रो RT m0, ये भी इंपॉर्टेंट है।